एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, हम आपको हर पॉइंट में सिर्फ 2-2 लाइनें लिखनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो ऑडिटर है उसका कमेंट्स और ओपिनियन अनबायस्ड होना चाहिए। क्लैरिटी, आपने जो भी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है उसमें जो भी आपने लैंग्वेज यूज़ किया है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, उसमें कोई भी टेक्निकल जार्गन का आपने यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्यूरेसी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है भले किसी क्वांटिटी से रिलेटेड है या अदरवाइज हो, आपने क्या करना है उसको बताना है कि ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपने कहीं जगह पे किसी पे अप्रॉक्सीमेशन या फिर एजम्पशन का यूज़ किया तो आपने प्रॉपर्ली बता देना चाहिए कि आपने यहाँ पे एजम्पशन का यूज़ किया, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मतलब उतनी एक्यूरेट नहीं है। फिर कंसाइजनेस, देखो आपने जो भी है ना कोई भी डिटेल जो आप दे रहे हो कंसाइज में रखो, बहुत ज़्यादा लंबा रखोगे तो बंदा पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो कंसाइज रखना, लेकिन कंसाइज रखने का ये मतलब नहीं कि आपने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ओमिट कर दिया है। फिर कंस्ट्रक्टिवनेस, आपको जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में उसको अवॉइड करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय आपको जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको इंक्लूड रखना चाहिए। आपने ये बात अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में बताना चाहिए कि भैया मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है मैनेजमेंट को असिस्ट करना और रिकमेंड करना इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर रीडेबिलिटी कि हर रिपोर्ट एक ही यूज़र को ध्यान में रख कर के बनाई जाती है, तो उस यूज़र को ध्यान में रख कर के आपने क्या है जो उस रीडर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर के आपने जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है वो आपने बनानी चाहिए। इसमें अप्रोप्रिएट पैराग्राफ हेडिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो। टाइमलीनेस, जो भी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है उसका विद इन टाइम आपने क्या कर देना चाहिए, सबमिट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने विद इन टाइम सबमिट नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग एक्शन लॉस्ट हो सकता है, या फिर उस इन्फॉर्मेशन के भाव में जो कि आपके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से मिलेगी उसको उस भाव में आप वो रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, देखो जो भी आपकी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है या तो आप उसको डिपार्टमेंट वाइज दे सकते हो या फिर इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस दे सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर उससे कम इंपॉर्टेंस फिर उससे कम इंपॉर्टेंस, इस तरीके से आप अपनी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन जो है वो दे सकते हो। तो देखो जो भी कंक्लूजन है तो ईच कंक्लूजन ओपिनियन शुड नॉर्मली फॉलो द फाइंडिंग्स, यानी फाइंडिंग्स के बाद आपने क्या करना चाहिए, कंक्लूजन देना चाहिए। पहले फाइंडिंग्स मेरी ये है या फिर मेरी कंक्लूजन ये, इस तरीके से। फिर आती है आपको रिकमेंडेशन कि कंक्लूजन फाइंडिंग्स के बाद आप रिकमेंडेशन भी तो दोगे ना कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको क्या रिकमेंडेशन देनी चाहिए। लेकिन आपकी रिकमेंडेशन मैनेजमेंट एक्सेप्ट करे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो मैनेजमेंट है उसको अपनी जो कंक्लूजन है उसको कन्विंस कराना पड़ेगा कि जो मेरी कंक्लूजन है वो बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल है, वैलिड है। अगर आपकी कंक्लूजन लॉजिक वैलिड उसको लगेगी तभी तो आपकी रिकमेंडेशन को वो मानेगा। ऑडिटी का व्यू, जहाँ आप जब भी आप रिकमेंडेशन कोई दे रहे हो या फिर कोई कंक्लूजन दे रहे हो तो आपको ऑडिटी का व्यू भी आपको कई जगह पे ध्यान में रखना पड़ता है। आपने बोला कि स्टॉक ऑडिट नहीं हुई, लेकिन स्टॉक ऑडिट क्यों नहीं हुई, ऑडिटी का व्यू भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि भाई बाढ़ आ गया ऐसे नहीं हुई, या फिर ऑडिटर की जो है कि और डेथ हो गई थी इसलिए नहीं हो पाया समय से, कोई भी बात है। फिर आता है समरी, भाई जब भी आप कोई लॉन्ग रिपोर्ट बना रहे हो तो लास्ट में उसकी ऑडिट रिपोर्ट की समरी दे दो, ठीक है, विद जो भी नोट्स हैं कि ऑब्जर्वेशंस के साथ उसकी समरी दे दो, नहीं तो अब लॉन्ग रिपोर्ट पढ़ा नहीं जाता है। तो ये समरी आपने एट द एंड देना है। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, देखो जो भी आप कंक्लूजन फाइंडिंग दे रहे हो उसके साथ आपको सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन भी तो देनी चाहिए ना। तो जब हम जैसे मेरा काम था फॉरेंसिक ऑडिट का, तो जब हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट बनाते थे तो रिपोर्ट के हम लोग लास्ट में एनेक्सर A B C D करके जो भी बुक आती थी उस पूरी बुक को हम लोग छाप के दे देते थे कि इसी बुक में से हमें सब कुछ मिला है। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन आप रेलेवेंट स्टैंडर्ड या रेगुलेशन का भी आप हवाला दे सकते हो। फिर आता है ड्राफ्ट रिपोर्ट, देखो फाइनल रिपोर्ट इशू करने से पहले क्या होता है ना कि आप लोग एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते हो ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने से कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन में गलती आ रही है, यहाँ पे मेरी रीजनिंग में गैप आ रही है, यहाँ पे मेरा कंक्लूजन बिल्कुल फ्लॉड है। तो ये चीज़ें आप फाइनल रिपोर्ट सीधा बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बना लो, फिर आपको इन सब चीज़ों का आपको ड्राफ्ट रिपोर्ट से पता चल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको राइट एंड इशू करना है फाइनल रिपोर्ट। देखो यहाँ पे 2 स्टेप है, राइट करना है फिर इशू करना है। राइट करने के मतलब क्या होता है, जो भी आपने ड्राफ्ट रिपोर्ट बना करके सीखा वही चीज़ आप विद इम्प्रूवमेंट फाइनल रिपोर्ट में डाल दोगे, ठीक है, अब कम्प्लीटली सेटिस्फाई होने के बाद। फिर जो आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा इस फाइनल रिपोर्ट को जो आपने राइट किया है, फिर इसको अप्रूव कर देगा। उसके बाद आपकी जो टीम होगी उस फाइनल रिपोर्ट को इशू करने से पहले इस बार मैनेजमेंट के पास जाके आप डिस्कशन करोगे। आप ये देखोगे कि कौन से रिकमेंडेशन अपने को रिपोर्ट में डालने के लिए डालने, कौन से फैक्ट्स दिखाने, मतलब आपस में सेटिंग चलती है अंदर तो पूरा।
एक गलती के इतने, एक छुपाने, एक गलती के छुपाने के इतने, ये सब। बाकी आप लोगों ने ये सब करना नहीं है, सब गलत काम होता है। तो पहले आपने राइट करना है, फिर आपने इशू करना है डिस्कस करके, और इशू करते समय क्या करना है आपने, ड्यूली साइन, जो रिपोर्ट है ड्यूली साइन होनी चाहिए। तो हमने काफ़ी सारे अपने एसेंशियल फीचर्स देखे, इन सबको याद करने का तरीका भी है हमारे पास, हर चीज़ को याद करने का तरीका होता है हमारे पास। तो MDH के दादाजी इतने साल अपनी ज़िंदगी के जी चुके हैं कि उनको लाइफ की क्लैरिटी है। वो सुबह सुबह टाइम से उठकर अपने नए ऑफिस की कंस्ट्रक्शन की एक्यूरेसी को चेक करने के ऑब्जेक्टिव से बाहर गए आज, लेकिन जाते ही आज वो अनकॉन्शियस होकर गिर पड़े। डॉक्टर ने चेक करके अपनी पर्ची पर कुछ टेस्ट करने के लिए लिख दिया, जो कि रीडेबल नहीं था। डॉक्टर की लैंग्वेज वैसे भी कहाँ रीडेबल होती है। लैब वालों ने टेस्ट करके फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स दे दिया। लैब रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करी। केमिस्ट को दवाई का नाम समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने ऑडिटी, यानी ऑडिटी कौन हो, जिसका ऑडिट हुआ है वही होता है ऑडिटी, यानी इस केस में MDH के दादाजी। तो उसने ऑडिटी से उसका व्यू जाना और उसे दवाई दे दी। देखो केमिस्ट को भी समझ में नहीं आया यहाँ पे कि डॉक्टर ने लिखा क्या, राइटिंग इतनी गंदी होती है, और कई दवाइयों के नाम भी तो कई बार मेल जोल मतलब आपस में सिमिलर होते हैं, तो उससे समझ नहीं आता कि कौन सी दवाई मांग रहा है। तो ये ऑडिटी से उसका व्यू जाता है, मतलब उसका हुआ क्या था, फिर उसके बाद उसे दवाई देता है। तो दवाई के ऊपर इंग्रेडिएंट्स की समरी होती है। दादाजी घर वापस आ गए ताकि उनको प्रॉपर केयर एंड सपोर्ट मिल सके। घर आते ही रिलेटिव्स का आना जाना शुरू हो गया। सब रिपोर्ट देखने के लिए मांगने लगे, तो घर वालों ने ओरिजिनल रिपोर्ट ना देकर के ड्राफ्ट रिपोर्ट दे दी, यानी फोटोकॉपी दे दी। ओरिजिनल रिपोर्ट देंगे तो कल को किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी तो मांगेगा ना, दिखाओ पिछला रिपोर्ट दिखाओ, तो क्या देंगे अगर ओरिजिनल रिपोर्ट खो गया या फट गया, कुछ भी होगा उसमें। तो ये कहानी है। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। दादाजी को अपनी ज़िंदगी जी चुके थे, इसलिए उनको लाइफ की क्लैरिटी यहाँ से टाइम लीनेस यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आपको कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो आपको मिल जाएगा, फिर एक्यूरेसी, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव अनबायस होना चाहिए, फिर रीडेबिलिटी मिल जाएगा, फिर फाइंडिंग कंक्लूजन है, फिर रिकमेंडेशन है। लैब रिपोर्ट वाले उनको लैब रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर क्या करता है, कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन। फिर ऑडिटी व्यू, फिर यहाँ से इंग्रेडिएंट्स की समरी आ जाएगा, फिर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सारे पॉइंट कवर नहीं किए गए हैं, तो आपको मतलब मेजर पॉइंट इतने पॉइंट कवर किए गए हैं कि आप इतनी लिख दोगे इनको तो आंसर मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा और भी पॉइंट्स थे, जैसे हमारे पास था सप्लीमेंटिंग इन्फॉर्मेशन और राइट एंड इशू फाइनल रिपोर्ट, और भी 1-2-3 और थे। तो कोई नहीं, आप इतने याद कर लो, चल जाएगा आपका काम। तो इसकी कनेक्टर क्या, इसका कनेक्टर है कि MDH के दादाजी की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के फीचर्स, यानी कौन कौन सी बातें उसमें लिखी हुई है। तो MDH के दादाजी की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के फीचर्स सभी रिलेटिव देखना चाहते थे।